दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जब उसका नया घर मिला। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी सांसदों ने पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की दूरी आज पैदल चलकर तय की है। आज नए संसद भवन की कार्रवाई एक ऐतिहासिक बिल के साथ हुई और आपको याद होगा कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस बार जो कुछ होने वाला है वो ऐतिहासिक होगा। आज मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 यानी 33% आरक्षण देने के लिए एक नया बिल संसद में पेश किया है। और इस बिल को पेश करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने इस पवित्र काम को करने के लिए उन्हें चुना है, उन्हें मौका दिया है। हम सबके लिए पल गर्व की पल है। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। महिला आरक्षण पर आए इस बिल को प्रधानमंत्री मोदी ने एक खास नाम दिया है और वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और इस बिल में महिला आरक्षण को लेकर 4 बड़े प्रावधानों का जिक्र किया गया है। पहला प्रावधान यह है कि इस बिल के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। यानी लोकसभा की 543 में से 181 सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, जबकि राज्यों की विधानसभाओं में भी 33% सीटों पर महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ पाएंगी। इस आरक्षण से होगा यह कि अभी लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी सिर्फ 15% के आसपास है, जो बहुत ही कम है, वो भागीदारी अब कम से कम 33% हो जाएगी। और विधानसभाओं में भी महिलाओं की 1/3 भागीदारी को अब सुनिश्चित किया जा सकेगा और वहां पर भी उनकी भागीदारी बहुत ही कम है। फिलहाल स्थिति यह है कि ज्यादातर राज्यों की विधानसभाओं में मुश्किल से 10 से 12% ही महिला विधायक हैं और इन आंकड़ों को आप भारत के इस नक्शे पर आज देख सकते हैं। इस बिल में दूसरा प्रावधान यह है कि आरक्षण में ही आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाएगा। यानी एक तो यह आरक्षण और इसके अंदर एक और आरक्षण है। इसका मतलब यह हुआ कि फिलहाल लोकसभा और विधानसभाओं में दलितों के लिए जो 15% और आदिवासी समुदाय के लिए जो 9% सीटें आरक्षित की गई हैं, उनमें 1/3
यानी 33% सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लोकसभा में फिलहाल कुल मिलाकर 543 सीटें हैं, जिनमें दलितों के लिए 84 सीटें और आदिवासी समुदाय के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं, जबकि 412 सीटें ऐसी हैं जो अनारक्षित हैं, यानी वो जनरल कोटे के लिए है। लेकिन इस नए बिल के बाद दलित समुदाय के लिए आरक्षित की गई 84 सीटों में से 1/3 यानी 28 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इसी तरह आदिवासियों के लिए जो 47 सीटें हैं, उसमें से 16 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी और 412 अनारक्षित जो लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 137 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और इस तरह लोकसभा की 543 में से कुल मिलाकर 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है, जिस पर अभी काफी विवाद भी हो रहा है, और वो ये कि यह बिल तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा। यही इसमें एक बड़ा कैच है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इससे महिलाओं को 33% का आरक्षण नहीं मिल पाएगा। इस बिल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब तक भारत में डिलिमिटेशन यानी परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और देश में अगली जनगणना का काम नहीं हो जाता, तब तक यह कानून लागू नहीं होगा। डिलिमिटेशन का मतलब है कि अलग अलग राज्यों में लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षा करना और जनसंख्या के आधार पर आवश्यक होने पर राज्यों में लोकसभा की सीटों को बढ़ाना। और सरकार के मुताबिक डिलिमिटेशन की प्रक्रिया वर्ष 2026 में पूरी होगी और जनगणना का काम भी कुछ महीनों में नहीं किया जा सकता। इसलिए यह बिल आज लोकसभा में पेश तो हो गया और शायद यह राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, लेकिन यह लागू अभी नहीं होगा। यह लागू होगा 2029 के लोकसभा चुनाव में और इसलिए इस पर अभी से राजनीति शुरू हो चुकी है। आज इस बिल के पेश होने से पहले सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी इस बिल को अपना बिल बता रही थी, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि महिला आरक्षण की व्यवस्था 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू ही नहीं होगी, तो कांग्रेस ने इस बिल को देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात बताना शुरू कर दिया और इस पर सदन की कार्यवाही में आज काफी हंगामा हुआ, जबकि सरकार का कहना है कि महिला आरक्षण पर आया यह बिल ऐतिहासिक है और विपक्ष इसका विरोध करके देश की महिलाओं का अपमान कर रहा है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है, उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने। लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा में जो बिल पारित होता है, अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है, तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। मैं मानता हूं कि इस चीज को स्पष्टता करनी चाहिए। और माननीय अध्यक्ष जी,
अगर उनके पास अलग जानकारी है तो सदन के टेबल पर रखनी चाहिए। महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है। नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में पहली लोकसभा में केवल वो भी 5% सांसद महिलाएं थी, लेकिन 70 साल के बाद भी आज 14, 15, 10 के अंदर ही है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस महिलाओं का जो बिल है इसको आप ये कर दीजिए। The 128th Constitutional Amendment Bill, which has been introduced, is unfortunately a betrayal of the women's movement and their struggle for greater representation in policy making and in legislative affairs. Therefore, it has no relevance to today, and that's why it would have been appropriate if the government was serious about women's reservation. They should have brought the women's reservation now itself without waiting for either a census or delimitation. ये कांग्रेस पार्टी का उस समय का सपना था, तो साकार होगा तो श्रेय तो कांग्रेस पार्टी को जाएगा ही जाएगा। इनको क्या दिक्कत थी 2014 में बिल पास करने की? इनके पास पूर्ण बहुमत थी और कांग्रेस पार्टी भी और अन्य दल भी इनको सपोर्ट कर रहे थे, तो इनको दिक्कत क्या थी? 2014 में कर देते, आज तक लागू भी हो जाता। तो इन्होंने 10 साल इंतजार क्यों किया? जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं।